वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आप लोग की डिमांड पे जो 24 जनवरी 2021 को होमगार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूँ। तो ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स आपका होमगार्ड के लिए, जिसमें टोटल हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। यानी ये पूरा आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी से 10 प्रश्न, 10 प्रश्न अंग्रेजी से और 10 प्रश्न मैथ से, बाकी जीके जीएस से रहेगा। तो ये पूर्ण रूप से फ्रेंड्स कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है होमगार्ड के लिए फ्रेंड्स। तो रिक्वेस्ट है कि पहली बार जो चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अभी से एग्जाम तक मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिससे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 370 को हटा दिया गया है। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक, आत्मा और हृदय कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार को। देखिए, प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है कि किसने भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार का। और किसने कहा था फ्रेंड्स? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अनुच्छेद 32 को। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहे। इस तरह इसमें एक तरह से और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, इस तरह से अगर जो रहेगा फ्रेंड्स, तो आत्मा रहेगा तो प्रस्तावना आंसर हो जाएगा। लेकिन किसने कहा था, यानी कहा जाता है या किसने कहा था कि भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो आपका संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। किसने कहा था फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग है निषेचक बेहोशी के लिए किया जाता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीडेराइट किसका अयस्क है? तो याद गेस करें फ्रेंड्स, सीडेराइट किसका अयस्क है? आपका लोहा का अयस्क है। सवाल नंबर आपका जो 4 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन मीन्स लोहा। तो सीडेराइट किसका अयस्क है? आपका आयरन का अयस्क है। इसका और याद रखिए फ्रेंड्स, आयरन का जैसे कि हेमाटाइट हो गया, बहुत फेमस है, मैग्नाटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, फिर आपका सीडेराइट हो गया और पाइटाइट हो गया। ये सब ये जो किसका है? आयरन यानी लौह का अयस्क है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन का है सीडेराइट, याद रखें। सवाल नंबर 5 को देखिए कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। बहुत अच्छा सवाल है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जागो ग्राहक जागो। आप लोग भी सुने होंगे फ्रेंड्स, जागो ग्राहक जागो, आप लोग नारा सुने होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल देखिए आपका अंग्रेजी से है। 6 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है, चुनना है आपको कि वन हु डिनाइज बॉडीली प्लीजर्स, यानी कि एक ऐसा आदमी जो क्या है सांसारिक सुख को त्याग देता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसेटिक हो जाएगा। ठीक है, एसेटिक मतलब क्या होता है? एसेटिक मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरह से साधु कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, जो सांसारिक सुविधाओं को बिल्कुल त्याग चुका है, उसी को क्या कहा जाता है? एसेटिक कहा जाता है। तो देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से प्रश्न है फ्रेंड्स कि वन हु डिनाइज बॉडीली प्लीजर्स, प्लीजर्स में क्या होता है? खुशी को त्याग देता है फ्रेंड्स, है मोह माया को त्याग देता है, तो क्या कहलाता है? आपका एसेटिक कहलाता है। ठीक है, एसेटिक कहलाता है, यानी कि आपका साधु। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 7 है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी आपको ट्रांसलेशन पूछा है। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। 7 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव टू कम। ठीक है, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। इसका करेक्ट यही हो जाएगा, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। ठीक है, तो देखिए आपका जो होमगार्ड का है फ्रेंड्स, उसमें इसी तरह से प्रीपोजन से भी प्रश्न रहेगा, ट्रांसलेशन से भी प्रश्न रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रहेगा। तो उसका मैं प्रैक्टिस अभी से करते चले फ्रेंड्स, आपको आइडिया मिल जाएगा। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि ही वॉज नॉक्ड खाली स्थान बाई अ बस। तो नॉक्ड क्या होता है? नॉकडाउन। नॉकडाउन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? धक्का देना होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या भरेगा? डाउन भरेगा। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ बस, यानी इसको बस से धक्का दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है चूज द बेस्ट सफिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सफिक्स और परफिक्स मैं दोनों बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 9 है, इसका जो यहाँ पर हो जाएगा, द रिवर इज
फैंथम क्या होगा, फैंथम लेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फैंथम लेस हो जाएगा। देखिए सफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताए आप समझ ले। पहले सफिक्स है जो कोई भी शब्द के अंत में लगता है, यानी प्रत्यय होता है, और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है आपको, वह सफिक्स यानी प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो द रिवर इज फैंथम लेस हो जाएगा। यहाँ पर आपका लेस से सफिक्स लगेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है और एक प्रेक्षण का शामिल किया गया और नया माध्य कितना होगा, 18.5 हो जाता है, तो 8वां प्रेक्षेपण क्या हो। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए मैथ का भी सोल्यूशन करते चलूंगा फ्रेंड्स, कोई जो बड़ा मैथ रहेगा उसको इस पर सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जो सिंपल है उसको मैं करता चलूंगा जो इस पर हो सकता है। तो 11 का देखिए किस तरह से वो कर रहा है, 7 प्रश्नों का माध्य कितना, 18 है। ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं, तो 18 में 7 से गुना कर लीजिएगा, तो 18 में 18 कितना हो जाता है, 126 हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि एक और प्रेक्षण को शामिल किया तो नया माध्य इतना हो जाता है, यानी कि 8 प्रेक्षण 8वां का होता है तो कितना हो जाता है, 18.5 हो जाता है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18.5 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, अब 148 आएगा। ठीक है, 18.5 में 8 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। और फिर 148 में इसको घटा दिए फ्रेंड्स, तो 8वां प्रेक्षण का मान निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो गया आपका, 18 यहाँ पर 18.5 इंटू कितना 8 इक्वल टू कितना आ रहा है आपको, 148 आ रहा है। ठीक है, और 18 से आ रहा है, यहाँ पर 126 हो जाएगा। ठीक है, टोटल निकाल करके दोनों घटा दीजिएगा तो 8वां निकल जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 यानी 22 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका मैथ से प्रश्न है। सवाल है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप कितना है, 50 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग परिमाप से चलते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 हो गया फ्रेंड्स। लंबाई को x मानिए, चौड़ाई को कितना y मानते हैं, और इतना इफ बराबर आपको 50 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान आपको आ गया, x प्लस वाई। एक्स को लंबाई माने हैं, चौड़ाई को वाई माने हैं, तो दोनों का कितना आया, 25 आया। अब देखिए इसको ऑप्शन से छाट सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150 है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 15, 10, 25, 25 देंगे 150। बाकी जो भी ऑप्शन है फ्रेंड्स 150 आएगा, लेकिन जोड़िएगा तो 25 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से छाट सकते हैं। अगला सवाल आपका, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए घन के विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो घन का विकर्ण होगा वही वर्ग का भुजा आएगा। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू ए होता है, ये आपका किसका हो गया, वर्ग का भुजा हो गया। तो वर्ग का भुजा बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 192 दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, भुजा है तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट हटा दीजिएगा तो बच जाएगा आपका कितना, इक्वेशन बच जाएगा आपका ये 3a² इक्वल टू कितना 192 आ जाएगा। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए इस काटिएगा तो आपको छोटी 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 छक 18 बच गया फ्रेंड्स, 3 छक 64, यानी a² बराबर कितना हो गया, a² इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया। तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा फ्रेंड्स, तो कितना 8 आ जाएगा। यानी सवाल नंबर आपका जो 13 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फार्मूला याद रहेगा फ्रेंड्स, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा घन के विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो √3 इंटू ए होता है। ठीक है, तो जो देखिए जितना भी छोटा छोटा जो फार्मूला है फ्रेंड्स सब याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। सवाल नंबर 14 के सिंप्लीफिकेशन से है, PQ बराबर कितना है, 2P - 2Q है, और Q बराबर 10 दिया है, तो P का मान। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, PQ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो P जोड़ Q है इक्वल टू कितना है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 2Q आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए Q का मान 10 दिया हुआ है, तो पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 10 दिया था, यहाँ आपका P हो गया, यहाँ पर Q की जगह पर कितना 10 लिख देंगे। फिर इधर हो जाएगा फ्रेंड्स 2P है, तो 2P तो यहाँ हो गया, और यहाँ पर 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2P है, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइएगा, तो इधर लाइएगा फ्रेंड्स तो कितना 1P बच जाएगा, इसको माइनस में इधर लाइएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि आपका P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 20 जोड़ 20 और कितना इधर है 10, 30 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का डी आ जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है, ये भी देखिए घन से ही है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, घन का विकर्ण है तो सबसे पहले हम लोग घन का भुजा निकालना पड़ेगा।
तो घन के विकर्ण बराबर अभी मैंने बताया था, घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, √3a होता है, ठीक है, √3 इंटू भुजा होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा यानी a। अब इसको विकर्ण दिया हुआ है कितना है, 15√3 दिया हुआ है। तो देखिए इससे काट जाएगा, इससे कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, √3 यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 15√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा ये, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, यानी भुजा निकल गया आपका, ए बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कर रहा है फ्रेंड्स, संपूर्ण इसका क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, 6a² होता है, ठीक है। तो 6 हो गया, तो 6 के यहाँ पर एक की जगह पर कितना है, 15 इंटू 15 हो जाएगा। जब इसको गुना करेगा फ्रेंड्स तो 1350 आ जाएगा। तो देखिए इसमें दो फार्मूला आप लोगों का काम आया, सब फार्मूला याद रखिएगा। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √3 इंटू भुजा होता है फ्रेंड्स, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसी से और फिर आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का होता है, क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है, शब्द कोपाकुल का अर्थ का क्या अर्थ है। 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्रोध से बेचैन। कोपाकुल यानी कोप मतलब क्या होता है, क्रोध, इससे व्याकुल यानी, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रोध से बेचैन को कोपाकुल कहा जाता है। अगला सवाल है देखिए, हिंदी से मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था मीराबाई का। अगला सवाल है आपका, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। 18 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, अशोक वाजपेयी का छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि अवन्यों किनकी रचना है। ये देखिए अच्छा सवाल है, अवन्यों किसने लिखा था। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी के द्वारा अवन्यों लिखा गया है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर आपका 20 देखें, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर। 20 का क्या हो जाएगा, करुण, शोक करुण हो मिल रहा है। उसी तरह से अगला सवाल है आपका, प्रकाश तरंगे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है फ्रेंड्स। 21 नंबर, तो क्या होता है, जो प्रकाश की तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 22 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब सही है। देखिए ये आपका जो गलत है, वास्तविक कभी नहीं बनता है समतल दर्पण में। अब देखिए बीम के समान साइज का होता है समतल दर्पण में, काल्पनिक भी होता है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, और फिर लास्ट में करा वास्तविक होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में वास्तविक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो कितना होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक तरंग की आवृत्ति और एक आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, डायरेक्ट सवाल को याद कर लें, 1 होता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, इसी टाइप का लेवल को आपको होमगार्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ध्वनि का वेग एक परम ताप से संबंध है, तो ध्वनि का जो वेग है परम ताप से, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका गेस करें 24 का। तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भी प्रपोर्शनल यानी समानुपाती, प्रपोर्शनल मीन्स क्या, समानुपाती, तो भी प्रपोर्शनल √T हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ध्वनि का वेग एवं समताप से संबंध है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घर्षण गुणांक का मान कितना होता है। तो 25 नंबर जो आपका सवाल है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका असंरक्षित बल के उदाहरण है, असंरक्षित बल के उदाहरण है। तो देखिए घर्षण बल और श्यानता बल दोनों है जो इसका उदाहरण है, असंरक्षित पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, ठीक है। तो किसके लिए, तो कोरियोलिस त्वरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल आपका मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहता है, तो इसका जो हो जाएगा कोरियोलिस त्वरण के कारण। और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मौत कुआं में जो चलता है, मोटरसाइकिल चलाता है, जो मौत कुएं में चलाता है, उसमें कौन सा बल काम करता है, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है, तो याद रखिएगा। लेकिन साइकिल मोड़ पर गति
करते समय क्या संतुलित रहता है, इस तरह से प्रश्न है तो आपका कोरियोलिस त्वरण के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल है आपका कि बल का आघूर्ण पैमाना है। बल का आघूर्ण पैमाना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पिंड को घुमाने की क्षमता का। बल का आघूर्ण पैमाना है किसका? तो पिंड के घुमाने के क्षमता का है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 30 है एक युग्म बना होता है। एक युग्म किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। यानी समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का बना होता है। अगला सवाल को देखें कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो परिभाषा है। अगला सवाल को देखें कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आपका सांख्यिकी वाला हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 33 नंबर सवाल है कि प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य हो जाती है। सवाल इस तरह से इससे भी पूछा जाएगा कि आपको भारत में प्रचंड बेरोजगारी जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए कृषि में जो बेरोजगारी होती है वो प्रचंड बेरोजगारी का उदाहरण है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रचंड बेरोजगारी जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी होता है इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत श्रमिक की सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य हो जाती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप लोग जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक प्रश्न मिलता है। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर होगा सीमा शुल्क है जो क्या फ्रेंड्स आपका प्रत्यक्ष कर है ना कि अप्रत्यक्ष कर है। बाकी देखिए आपका इसमें कह रहा है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फिर से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? जी हाँ, तो अप्रत्यक्ष कर आपका है जो ये सीमा शुल्क है जो क्या अप्रत्यक्ष कर है। बाकी आय कर, संपत्ति कर और निगम कर सभी जो क्या प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर। सवाल नंबर 35 को देखें कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक तरल निधि अनुपात कहा जाता है, SLR कहा जाता है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अच्छा सवाल है। 36 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आप रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कारण नहीं किया जा सकता है तो आपका ये बाकी उपाय कर सकते हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि कर सकते हैं, संवैधानिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि कर सकते हैं, रेपो दर में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 को देखें 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ठीक है, कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है? तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत उत्पादन को ज़्यादा महत्व दिया गया है 8 कोर उद्योग में। अगला है फ्रेंड्स की माउंटबेटन योजना क्या है? 38 नंबर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा इसका? भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुआ था फ्रेंड्स आपको? तो 1947 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, भारत के विभाजन के समय। चलिए आगे अगला सवाल आपका है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, 39 के देखें कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने क्या बनाया था? वानर सेना, और लड़कियों ने क्या बनाया था? मंजरी सेना का गठन किया था। तो कौन सा आंदोलन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा वानर सेना और अब मंजरी सेना जो किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आपका 39 प्रश्न हो गया। फिर सवाल नंबर 40 को देखिए। सवाल नंबर 40 है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? देखिए इस ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन थोड़ा सा है स्टैंडर्ड रेफरेंस टफ है,
मतलब कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन देखिए जरूर सब तरह का क्वेश्चन देखिए, आपको इससे थोड़ा मीडियम वाला भी मैं कराऊंगा। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, उपजाऊ होता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो क्योंकि यहाँ का मैदान जो उपजाऊ है और जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, यही कारण। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जवारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। 41 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, जवारीय वन में क्या होता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जवारीय वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका रंग काला क्यों होता है ये पूछा जा रहा है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका निर्माण किससे होता है? बैसाल्ट चाल्ट के निर्माण होने के कारण क्या होता है? ये इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। तो रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाती है? रेगुर मिट्टी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? बताएं फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो हॉकी खेलते हैं तो उसका कैसा होता है? हॉकी का गेंद का कलर कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। अगर स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? अच्छा सवाल है। स्वर्ण कमल पुरस्कार 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर्ण कमल है आपका फिल्म से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो बाउल है जो आपका कहाँ का है? गेस करें 45 का। तो बाउल आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल का है। अगला सवाल को देखिए, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा कास्ययुगीन। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति कास्ययुगीन संस्कृति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्यादवाद है जो महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत था किसका? तो जैन धर्म का। 47-48 नंबर सवाल को देखें। सवाल नंबर 48 आपका है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 48 का। तो कितने टोटल थे? 10 थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत थे? तो 10 सिद्धांत थे। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो देखिए 49 का क्या होगा? कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स। एलोरा एलिफेंटा ये सब जो गुफा बनाया फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश वाला ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था फ्रेंड्स, क्योंकि एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये भी राष्ट्रकूट वंश के थे, ये सब याद रखिएगा। और भारत का बहुत सारा गुफा मंदिर है, उसका भारत का गुफा मंदिर जैसे कैलाश मंदिर हो गया, ये सब का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो वही सवाल पूछा जा रहा है। शिला मतलब क्या था? पत्थर होता है। तो पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने किया था। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स, हो गया। सवाल नंबर 50 को देखिए। सवाल नंबर 50 है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? बहुत अच्छा सवाल है। 50 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। 5, 6, 7 या 8। तो सवाल नंबर आपका जो 50 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल आपका 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंश कौन कौन था फ्रेंड्स? गुलाम वंश था, खिलजी वंश 2 हो गया, तुगलक वंश 3 हो गया, सैयद राजवंश 4 हो गया, और 5वां आपका लोधी राजवंश हुआ। यही 5 है जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 51 को देखें। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं बहुत बार। 51 का राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष है जो आपका
बच्चे लोग को घातक बीमारी ना हो इसके रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है, गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। तो याद रखें टीकाकरण से है मिशन इंद्रधनुष। अगला सवाल को है फ्रेंड्स आपका कि 30 डिग्री और 40 डिग्री के मध्य स्थित अस्थायी दाब पेटी को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहता है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। 30 से लेकर करके 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पेटी को क्या नाम दिया गया? तो अश्व अक्षांश कहा गया। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 53 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विषुवत रेखा पर होगी। याद रखिएगा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगा। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पेटी को घोड़े के अक्षांश को यानी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें। समुद्र की गर्म धाराएं उसके बारे में एक सवाल पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों की ओर जाती है। जो समुद्र के जो गर्म धाराएं हैं, जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, गर्म धारा है, तो ये सब जो धारा है जो कहा ध्रुव की ओर जाती है। तो याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल को देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 50 बार बना चुका हूँ। 10 दिसंबर को आपको विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पोंगल क्या है फ्रेंड्स? तो पोंगल जानते हैं क्या है, एक त्योहार का नाम है, कहाँ मनाया जाता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा, फसलों का त्यौहार है। पोंगल है जो आपको फसलों का त्यौहार है, और ये कहाँ मनाया जाता है पोंगल आपका मुख्य रूप से? तो फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, और फसल अच्छा उत्पादन होता है तो ये पोंगल मनाया जाता है। उसी तरह से ओनम एक भी प्रमुख त्यौहार है, तो ओनम कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाता है। तो इन दोनों को याद रखिए, पोंगल है जो फसलों का त्यौहार है और कहाँ? तमिलनाडु का है, और एक ओनम इसी तरह से त्यौहार है फ्रेंड्स, ये भी है जो आपका केरल में होता है, केरल राज्य से संबंधित है। तो याद रखें। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ? बी हो जाएगा, ध्रुवों पर है जो लंबवत कभी नहीं पड़ता है, वहाँ हमेशा है जो तिरछी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखिए, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? देखिए सब सवाल पूछा जा सकता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स का जाड़े का मौसम में जो उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा होता है वो ठंड के मौसम में होता है। पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर्वतीय प्रदेश की विशेषता क्या है इसमें देख सकते हैं। 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा, चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में। अगला सवाल को देखते हैं कि मकर संक्रांति समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? मकर संक्रांति में कहाँ चमकता है बता सकते हैं आप लोग? 61 का मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है, मकर संक्रांति में किस पे? तो मकर रेखा पर चमकेगा। 61 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 62 को देखें, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो क्या होता है विद्युत अपघटय? इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे शुष्क सेल होता है ना, उस समय अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया इस समय, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? तो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, शुष्क सेल में कहा जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? तो CSO4 हाफ H2O होता है फ्रेंड्स। फिर देखिए आपका, देखिए इसमें फ्रेंड्स थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ए भी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो CSO4 होता है क्या होता है? जल का जो होता है हमेशा दुगना होता है। देखिए हाफ है तो यहाँ पर इसका दुगना हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए CSO4 कितना 2 यानी बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, कहीं ये रहेगा कहीं ये रहेगा कि CSO4 वो हाफ H2O हो गया, या तो 2 CSO4 इंटू H2O। तो देखिए इसका बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64, वायु क्या है फ्रेंड्स? तो वायु क्या है कि मिश्रण है। 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको 78% नाइट्रोजन होता है, 21% लगभग आपका ऑक्सीजन होता है, और 0.03% होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण। चलिए अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? 65 का विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा असत्य है? तो ये जल में अधिक विलय होता है, तो सही है। हल्के पीले रंग का होता है,
बिरंजक चूर्ण हल्के पीला रंग का नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। जब भी देखिए बिरंजक चूर्ण अब देखिएगा सफेद रंग का होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही है। जो आपका बिरंजक चूर्ण होता है उसका जो हल्का पीला नहीं पूरा सफेद होता है, पीला रंग का नहीं होता है, सफेद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए सवाल नंबर 65 को, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ठीक है, यानी पहचानते हैं वो लोग किस तरह से पहचानते हैं 66 मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, गंध से उसको पहचान लेते हैं। ठीक है, अपने समूह के सदस्य को गंध से पहचानते हैं। 67 नंबर सवाल को देखें, शहद हनी का प्रमुख घटक है, क्या है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, मल्टोज है, फ्रक्टोज है। शहद का घटक, मुख्य घटक क्या हो जाएगा आपका? फ्रक्टोज हो जाएगा, याद रखिएगा। सवाल नंबर जो 67 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हनी जो इसका होता है तो कितने लोग ग्लूकोज अच्छी सुक्रोज मार देता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है फ्रेंड्स। जो शहद है का प्रमुख घटक मुख्य रूप से क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 68 को देखिए, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? 68 का, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है फ्रेंड्स? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। तो वृक्षों से पुराने पत्ते का गिर जाना का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल जो उसमें पाया जाता है पत्ते में, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम जाती है तो गिर जाता है। सवाल नंबर 69 को देखिए, धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन गौर से सुनिएगा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? कौन सा सबसे प्रथम पृथ्वी पर कौन सा जीव आया था? तो क्या हुआ? जलीय जीव आया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखिए कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। 70 का जो राइट आंसर रेफरेंस, क्योंकि वाष्पीकरण का दर क्या होता है? तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यही कारण से आपका ओस नहीं बनती। 70 नंबर का ये हो जाएगा। 71 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 71 नंबर सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पुष्प है, ठीक है फ्रेंड्स, पुष्प है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन चक्र की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंतर्गत में? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 72 का। तो 72 है जो स्तनपायी के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा डॉल्फिन है जिसको, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में किए जाते हैं। अगला सवाल को देखें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, जल एवं सूर्य प्रकाश चाहिए ही, क्लोरोफिल चाहिए, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? वसा को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? 74 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपको लाइपेज, याद कर लिया फ्रेंड्स। वसा को पचाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया, लाइपेज के द्वारा पचता है। 74 का डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। 75 का राइट आंसर होगा आपका पेशी ऊतक में है, ठीक है, पेशी में आपका मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। सवाल नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 76 को देखिए, निम्न पंक्तियां किनकी रचित है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। ये किसने लिखा था फ्रेंड्स? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। 76 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वीरेन डंगवाल का पंक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, इनका वीरेन डंगवाल का। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवियत्री का जन्म आपका कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित पंक्तियाँ किनकी उक्ति है? ये सब देखिए हिंदी से इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिखने लेने की अनवरत कोशिश में। तो 78 नंबर सवाल का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसका है? आपका अनामिका का ही है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी से है कि मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारक की पहचान करें। देखिए मारा कोई मतलब किसी चीज़ से मार रहा है फ्रेंड्स, तो मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन ने यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? 79 का तो सिंपल है, मोहन ने सांप को मारा। कर्म कारक का तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, यानी आपका को हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया? को हो गया, सिंपल सा है। चलिए अन्वेंशन की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अन्वेंशन का अनुजोड़ ऐसन होता है फ्रेंड्स, अनुजोड़ ऐसन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा अन्वेंशन का अनुजोड़ ऐसन होता है, ए और श और न, इस तरह से होता है। तो देखिए जो आपका होमगार्ड में फ्रेंड्स, उस हिंदी से भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपका मैथमेटिक्स का है, तो इसमें देखिए थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड्स, इसमें सोल्व करने में नहीं, लिखने में नहीं बनता है। इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, आप सोल्व कर लीजिएगा, सिंपल है।
कह रहा है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है तथा उनके व्यास का अनुपात इतना, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बन जाएगा फ्रेंड्स ये 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए हल करेगा तो 25:64 आएगा। फिर देखिए आपका है फ्रेंड्स tan थीटा वाला ये है कि tan 5 इंटू tan 25 tan 20 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85 है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स सोल्व करिएगा। जैसे कि आपका ये tan कितना है फ्रेंड्स, tan 5 डिग्री है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं आपका फ्रेंड्स, tan 90 माइनस, ठीक है, tan 90 माइनस कितना 85 लिख सकते हैं इसको। तो इतना बराबर फार्मूला फिर क्या होता है, cot थीटा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको सब देखिए कॉट में बदलिएगा फ्रेंड्स, इसको हल करिएगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है, तो इस तरह से इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, तो 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 82 का सी हो जाएगा। इस पर सॉल्व करने में नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देख लें। तो अगला सवाल का आंसर मैं बता देता हूँ, इसको सोल्व करिएगा। इक्वेशन है फ्रेंड्स, एक्स का आपका मान निकालेगा, फिर इसमें पुट कर दिएगा तो आ जाएगा 83 का जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 83 का 6 आएगा, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में फ्रेंड्स र्यूमोर के अक्षरों यानी RUMOUR अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से क्रमबद्ध में किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर बना लीजिएगा फ्रेंड्स, 84 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 84 का ये हो जाएगा, यानी कि कितना 180 बार। चलिए अगला है फ्रेंड्स, 3 सिक्कों के उछाले जाते हैं कम से कम एक चीज आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए प्रायिकता से सवाल है फ्रेंड्स, तो 3 सिक्कों उछालने, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स 7/8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखिए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो देखिए 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासन काल में, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद कौन सी क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए। संवैधानिक राजतंत्र का वहाँ पर फिर पर्दाफाश हुआ, पर्दा धुलवाव हुआ था। यानी 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो संवैधानिक राजतंत्र का, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका। चलिए देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है। तो आपका जो होम गार्ड है फ्रेंड्स और बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसमें इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। एकदम इजी नहीं रहेगा फ्रेंड्स, टफ होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लड़के भरे हैं। तो जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला था, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। 87 का बहुत बार बता चुका हूँ, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से मिला है आपका जूते हुए खेतों का निशान। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। तो देखिए हरित क्रांति से संबंधित सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 1960 की कितना हुआ, 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। भारत में एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर पूरा विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। पूरा संसार में किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो आपका 1960 के दशक में आपका हुई थी। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स का भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। 89 का गेस करें क्या होगा, कुल्लू घाटी किसके लिए है। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है और आपका सेब के लिए फेमस है। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए उपयोग है, तो सेब के लिए। कहाँ पड़ता है, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कुल्लू घाटी। अगला सवाल 90 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। तो देखिए आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कह रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। बोकारो है जो द्वितीय पंचवर्षीय में नहीं किया गया था। बाकी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीनों का है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बोकारो का है जो नहीं किया गया था फ्रेंड्स। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स आपको कि किस देश की सहायता से, तो ठीक है। तो देखिए दुर्गापुर है जो ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला है जो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, भिलाई और बोकारो है जो रूस की सहायता से बनाया गया था। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो बोकारो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था, बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला बना था। चारों को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सा देश के सपोर्ट से कौन बना था। एक बार फिर से देख लें, बोकारो और भिलाई, ठीक है, अब रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। अगला सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 91 को देखें। सवाल नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से बिजली
का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडारण है जो असीमित है, वो बहुत दिन तक चलेगा, वो समाप्त जल्दी नहीं होगा। जैसे पानी हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, फिर उसके बाद में पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी है जो नवीकरणीय संसाधन के स्रोत के अंतर्गत आता है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब है जो क्या अनवीकरणीय संसाधन के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन स्रोत है तो पानी है जो आपका नवीकरणीय है, और बाकी कोयला ये सब है जो इससे भी बिजली बनता है, लेकिन ये सब क्या है, अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो किसके कारण सुनामी आता है, भूकंप के कारण आता है। समुद्र में की सतह पर जो भूकंप आता है इसी के कारण से सुनामी उत्पन्न होता है। तो 92 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 स्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतें पृष्ठभूमि से ऊपर की ओर का सही विन्यास है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो सवाल नंबर कितना 93 है ना, तो 93 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करें, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कौन आता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद में थर्मोस्फीयर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटती है फ्रेंड्स आपका जो किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और जो आपका ओजोन परत है जो किस में स्थित है फ्रेंड्स, वो भी याद रखें, समताप मंडल में। दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना है जो किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। और ओजोन परत है जो आपका किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, गेस करें। कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पूछा जाए तो यही जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा 95 का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, 95 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। ठीक है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। अगला सवाल को देखें 96 का, आपको अंग्रेजी का सवाल है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है प्लीज हेल्प हर, तो प्लीज हेल्प हर का इसका क्या हो जाएगा 96 का, तो इसको पैसिव में करेगा तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसिव में, सिंपल है। अगला है आपका चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से कौन सा है जो आपका वर्ड है जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अंग्रेजी से देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एब्रिएशन, एब्रिएशन इस तरह से नहीं लिखा था फ्रेंड्स, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, ERSION होता है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर TION लिख दिया है। ठीक है, जैसे एब्रिएशन मतलब होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका होता है आपका अनिच्छा होता है, यानी कि बाकी सब लिखा हुआ है सही, बाकी डी जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, मिस इसमें अथी है। ठीक है, मिस स्पेल्ट है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि व्हाट डज एट सी मीन, यानी एट सी मीन्स क्या होता है, तो एट सी मतलब होता है, क्या होता है एट सी मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से फ्रेंड्स आपका दुविधा कह सकते हैं। ठीक है, तो दुविधा का क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 को देखें कि चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस भी कर रहा है। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, इसमें आपका सिंस वी हैड है जो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका मिस्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है वी मिस्ड होना चाहिए, यानी यहाँ पर इसमें रॉन्ग है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख ले सेंटेंस कि वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए वी मिस्ड होना चाहिए। ठीक है, वी मिस्ड होना चाहिए, न कि सिंस वी हैड नहीं होना चाहिए, वी मिस्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें रॉन्ग है। चलिए 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कर रहा है यहाँ पर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑफ आई ड्यू टू शॉर्टेज
ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल टू तो ऐसा ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, अनेबल टू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अनेबल हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। तो कह रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क, यानी समय की कमी के कारण है कि वो टास्क वह हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा आपका प्रैक्टिस सेट था, थोड़ा टफ था, अच्छा था क्वेश्चन था। तो सब तरह का प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करा जाएगा फ्रेंड्स, चैनल से बने रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।